नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री मोदी दमदम और जादवपुर में करेंगे विजय संकल्प सभा को संबोधित। अन्य दलों ने भी झोंकी ताकत। वॉशिंगटन डीसी में न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका पर मंथन। कॉन्फ्रेंस में भारत और अमेरिका के कई वरिष्ठ नीति निर्माता, रणनीतिकार और नीति विशेषज्ञों ने लिया हिस्सा। बिहार विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आज। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदन में पेश करेंगे विश्वास प्रस्ताव। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आज। भारत के लोकतांत्रिक सफर में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के 33 वर्ष पूरे हुए। देश में पंचायती राज व्यवस्था ने बदली गांव की तस्वीर। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। इजराइल लेबनान ने 3 हफ्ते के लिए बढ़ाया सीज फायर। अमेरिका ने दिया लेबनान को हिजबुल्लाह से सुरक्षा का भरोसा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए राजनीतिक पार्टियों ने ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री मोदी आज भी पश्चिम बंगाल में रहेंगे। पीएम मोदी पहले दमदम में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे, फिर जादवपुर में भी एक चुनावी रैली करेंगे। इसके साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और एक रोड शो भी करेंगे। अमित शाह हिंगलगंज और उत्तरपाड़ा में चुनावी जनसभा करेंगे और शाम को जगतदल विधान सभा में रोड शो करेंगे। एक तरफ बीजेपी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है, तो दूसरी तरफ राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी और कांग्रेस ने भी ताकत झोंक रखी है। ममता बनर्जी लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। उनके साथ अभिषेक बनर्जी भी लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। और कल हुए पहले चरण के चुनाव की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में कल हुए पहले चरण के चुनाव में रिकॉर्ड 92.88% मतदान हुआ है। कल बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हुआ। इस दौरान हिंसा, मतदाताओं को डराने धमकाने और उम्मीदवारों पर हमले की छिटपुट घटनाएं भी हुई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि यह आजादी के बाद से पश्चिम बंगाल में दर्ज अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। बंगाल की कूच बिहार और दक्षिण दिनाजपुर सीट पर 95% से ज्यादा मतदान और अलीपुरद्वार, बांकुरा, बीरभूम, जलपाईगुड़ी, झारग्राम, मालदा, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बर्धमान, पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, पुरुलिया और उत्तर दिनाजपुर सीटों पर 90% से ज्यादा मतदान हुआ। आयोग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इससे पहले सबसे ज्यादा मतदान 2011 के विधानसभा चुनावों के दौरान 84.72% रहा था। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि कल हुए मतदान में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा रही, जिसमें महिला मतदाताओं का प्रतिशत 92.69 रहा, जबकि पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 90.92 रहा। तीसरे लिंग के मतदाताओं का प्रतिशत 56.73 रहा। भारी मतदान पर दोनों प्रमुख प्रतिद्वंद्वी दलों भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने अपने पक्ष में निर्णायक जनादेश मिलने की उम्मीद जताई। वहीं तमिलनाडु में कल हुए चुनाव में रिकॉर्ड 85.15% मतदान हुआ। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों के लिए कल एक चरण में मतदान हुआ। इससे पहले का रिकॉर्ड 2011 में जो टूट गया है अब, और पूरे राज्य की 234 सीटों पर वोट पड़े और करीब 5.73 करोड़ वोटरों में से 85% से ज्यादा लोग घर से निकलकर वोट डालने गए। 2011 के बाद 2016 में वोटिंग घटकर 74.81% और 2021 में और घटकर 73.63% रह गई। यानी पिछले 2 चुनावों में वोटिंग लगातार कम हो रही थी, लेकिन इस बार 85% से ऊपर चली गई, जो एक बड़ा उछाल है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर एस संधू और डॉक्टर विवेक जोशी ने मतदान पर कड़ी नजर रखी, जिसे दोनों राज्यों के सभी मतदान केंद्रों पर लाइव
वेबकास्टिंग के जरिए सुनिश्चित किया गया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में मतदाताओं ने बिना किसी डर के वोट दिया। वोट देने के बाद वे खुश भी नजर आए। इस बार चुनाव में हिंसा की घटनाएं काफी कम हुई। इसके सीईओ मनोज अग्रवाल ने सभी राजनीतिक दलों को दिया धन्यवाद। जो रिक्वेस्ट किया था हम लोगों ने, एंड पब्लिक भी बहुत कॉन्शियस है कि आप लोग मैक्सिमम आइए वोट कीजिए, वो हमको कहीं से खबर नहीं मिली, मतलब जो है कि लोगों को अटकाया हो या ये हुआ हो, बल्कि काफ़ी लोग जो काफ़ी इलेक्शन लड़ चुके हैं पहले अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम्स इन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने भी कहा कि मतलब लोग गए हैं और वॉलंटरली गए हैं, वॉलंटरली वोट दिया है और अटकाया नहीं गया। एक तो फ्रैंकली एक चीज़ तो आपका ये भी है कि आपका एसडीडी वोटर चला गया, तो आपका नीचे का डिनोमिनेटर कम हो गया, तो आपका परसेंटेज थोड़ा बढ़ेगा। दूसरी बात क्या है कि इस बार जो है सबने जो है मतलब जो है अक्रॉस द कंट्री देखा जा रहा है। इस बार जो इलेक्शन हुआ था, इससे पहले असम का हुआ था, तो वहाँ भी आपका जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया था, और जो एक दो स्टेट का और पहले हुआ था वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया था। जो फर्स्ट जो इसी 5 स्टेट में जो हो रहा है, वोटिंग परसेंटेज अक्रॉस द कंट्री बढ़ रहा है। एंड बंगाल का तो हमेशा ही कॉन्शियसनेस हाई रहा है, हमेशा ही जो है वोटिंग परसेंटेज कंट्री से ज़्यादा रहता है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतदान के बाद एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। मतदान संपन्न होने के बाद निगरानी कैमरा और वीडियो डेटा को संभालने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत मतदान केंद्र के कैमरों में इस्तेमाल किए गए एसडी कार्ड को मतदान संपन्न होने के तुरंत बाद नहीं निकाला जा सकता है। इन कैमरों को सेक्टर अधिकारी की निगरानी में रखा जाना चाहिए। इन एसडी कार्ड्स को सहायक रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में नामित डेटा संग्रह और प्राप्ति केंद्रों पर ही निकाला जा सकता है। मतदान के दौरान किए गए सभी वीडियो फुटेज को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संरक्षित किया जाना चाहिए। मतदान दल या बूथ स्तरीय अधिकारियों के सभी सदस्य कैमरा उपकरण को पूरी तरह हटाए जाने तक मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। इस बीच दूसरे चरण के मतदान के लिए वेबकास्टिंग का ट्रायल आज सुबह 10 बजे से शुरू होगा। यह अभ्यास 3 चरणों में संचालित किया जाएगा। 294 सदस्य पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल संपन्न हुआ है। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। मतगणना 4 मई को होगी। बिहार विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आज बुलाया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सत्र के दौरान विश्वास मत पेश करेंगे। सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। सभी मंत्री और विधायकों को उनकी संबंधित पार्टियों द्वारा सदन की कार्यवाही में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद उन्हें विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करना है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में बांकीपुर विधायक नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संख्या 201 है, जिससे सरकार का बहुमत हासिल करना लगभग तय माना जा रहा है। बिहार विधानसभा में बीजेपी 88 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद जेडीयू के 84 और एलजेपी के 19 सदस्य हैं। 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन अब उसे केवल 25 सीटों के साथ विपक्ष के नेता एलओपी का पद मिला है। वहीं 243 सदस्य विधानसभा में एनडीए के पास 201 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत है। यह बहुमत के आवश्यक 122 के आंकड़े से काफी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका और भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से वॉशिंगटन डीसी में द न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के बदलते परिदृश्य, वैश्विक भूमिका, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन और भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से हडसन इंस्टीट्यूट द्वारा द न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन वॉशिंगटन डीसी में किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये समझना था कि नया भारत वैश्विक मंच पर क्या चाहता है, साथ ही भारत अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बदल रहा है और भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत और अमेरिका के कई वरिष्ठ नीति निर्माता, रणनीतिकार और नीति विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा
कि अगर अमेरिका भी भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की तलाश में है तो बेहतर संबंधों की आवश्यकता है। ये आपसी विश्वास और समान अवसर के माध्यम से ही संभव है। इसके लिए जन संबंधों को मजबूत किया जाना चाहिए। India wants to have good relations with all the countries, neighboring countries or distant countries, particularly countries like US and other such major powers in the world. So if America is also looking for strategic partnership with India, a better relation, as it has been discussed, and partnership is called for. And how it can be done, it can be done because of mutual trust and level playing field. दत्तात्रेय होसबाले ने अमेरिका में भारत और आरएसएस को लेकर बनी धारणाओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत को लेकर अक्सर गरीबी और पिछड़ेपन की छवि दिखाई जाती है, जबकि आज भारत एक बड़ा टेक हब और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। America's misunderstanding about India is that it is overpopulated, full of slums and poverty, and it is a land of snakes, slums and swamis. India is also a tech hub. India is a fourth economy in the world. So these things are somehow they are missed in a common American perception. पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर दत्तात्रेय होसबाले ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत के एक पड़ोसी देश के साथ ही मुख्य समस्या बनी हुई है, जो भारत की कोख से ही पैदा हुआ है और जिसके पीछे कई ताकतें उसे अस्थिरता पैदा करने के लिए समर्थन देती रही हैं। Problem is only with one neighboring country, and which is born out of the Indian womb, and it has become a neighboring country, but many people are behind that country to create problems. सम्मेलन में तमाम वक्ताओं ने माना कि भारत तेजी से दुनिया के सबसे अहम देशों में से एक बनता जा रहा है। सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती इस भूमिका को और विशेषकर भारत अमेरिका संबंधों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ेंगे। गांव जहां कभी विकास की रफ्तार धीमी मानी जाती थी, आज वही गांव बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बनते नजर आ रहे हैं। 73वें संविधान संशोधन के 33 साल पूरे होने के साथ पंचायतें अब देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक ढांचे के रूप में भी उभर रही हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर हमारे संवाददाता अनुज यादव की ये खास रिपोर्ट देखिए। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने की कहानी ग्रामीण भारत भी तेजी से लिख रहा है। देश में पंचायती राज व्यवस्था ने गांवों की तस्वीर को बदल दिया है। करीब 2.5 लाख से ज्यादा पंचायतों और 32 लाख जनप्रतिनिधि देश की करीब 65% आबादी की आवाज बन चुके हैं और इस बदलाव का सबसे मजबूत स्तंभ ग्रामीण महिलाएं हैं। वो महिलाएं जो कभी घर की चौखट तक सीमित थी, वो बदलते और नए भारत में पंचायत की चौपाल पर फैसले ले रही हैं। पंचायतों में करीब 50% प्रतिनिधि आज महिलाएं हैं, जिनकी संख्या 14 लाख से ज्यादा है। यानी अब गांवों की दिशा और दशा महिलाएं तय कर रही हैं। आज का दिन यह सोचने समझने का दिन है कि पंचायती राज व्यवस्था कितनी सुदृढ़ हुई है, उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या अवसर हैं। हम बापू के सपनों को कितना साकार कर पाए हैं। हम हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर पंचायतों को बनाकर कितना योगदान दे पाए हैं। अब बदलाव सिर्फ सोच में नहीं, संसाधनों में भी दिख रहा है। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण तंत्र को मजबूत करने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 4.35 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक फंड का आवंटन किया है, जो पहले की तुलना में 84% ज्यादा है। अब गांव खुद तय कर रहे हैं कि विकास कहां और कैसे होगा। डिजिटल इंडिया की पहुंच अब गांवों की चौपालों तक पहुंच गई है, जहां 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिजिटल लेन देन हो रहा है और पंचायतों में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेजी से हो रहा है। तकनीक अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं,
बल्कि गांवों की भाषा बोल रही है। करीब 1.18 लाख पंचायतें AI टूल सभासार से जुड़ चुकी हैं। स्वामित्व योजना के तहत 3.30 लाख गांवों का सर्वे हुआ। करीब 3.13 करोड़ लोगों के संपत्ति कार्ड बने हैं, यानी अब गांवों में मालिकाना हक और नए सपनों की शुरुआत हो चुकी है। ग्रामीण लोगों को अब बैंकिंग सुविधाएं लेना संभव हो सका है। गांव अब पीछे नहीं बल्कि भारत के विकास की अगली पंक्ति में खड़े हैं, जहां महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं और पंचायतें बदलावों की असली ताकत बन रही हैं। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। पोषण पखवाड़ा 2026 ने पूरे देश में बच्चों के पोषण और विकास के लिए एक नई दिशा तय की है। इस अभियान का उद्देश्य जीवन के पहले 6 वर्ष में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना है। अभियान में बच्चों के मस्तिष्क के विकास, स्वच्छता और सही आहार को लेकर जागरूकता बढ़ाई गई। देखिए पोषण पखवाड़ा 2026 पर यह खास रिपोर्ट। भारत में बच्चों के पोषण और उनके विकास पर पहले कभी इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना अब दिया जा रहा है। जब तक सही पोषण, देखभाल और संसाधनों की बात नहीं आई थी, तब तक लाखों बच्चों के लिए स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक विकास एक चुनौती बन चुकी थी। 2019 में केंद्र सरकार ने इसे एक जन आंदोलन बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया और पोषण पखवाड़ा शुरू किया। यह आयोजन बच्चों के पोषण और देखभाल को लेकर हर घर तक पहुंचाने का एक सशक्त कदम साबित हुआ। इस अभियान के परिणाम स्वरूप अब देश भर में पोषण और बच्चों के विकास को लेकर जागरूकता बढ़ी है। इस बार महाराष्ट्र का अहिल्यानगर जिला पोषण पखवाड़े के तहत 3 लाख से अधिक गतिविधियों के साथ सबसे ऊपर रहा। यहाँ बच्चों के मस्तिष्क के विकास, पोषण ट्रैकर का उपयोग और स्थानीय पौष्टिक आहार जैसे मिलेट को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दिया गया। 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक 90 करोड़ से ज्यादा जन आंदोलन गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं। ये अभियान सरकार के साथ साथ समुदायों और स्थानीय संस्थाओं को एक साथ लाकर बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को एक नए स्तर तक लेकर गया है। इस अभियान के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायतों और स्वास्थ्य विभागों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इनमें पोषण पंचायतें, जागरूकता सत्र और प्रारंभिक प्रोत्साहन कार्यक्रम शामिल हैं। इससे हर क्षेत्र में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। पोषण अभियान के तहत अब तक कुल 4 करोड़ 63 लाख से ज्यादा गतिविधियां की गई हैं। इनमें से मां और बच्चे के न्यूट्रिशन से जुड़ी 1 करोड़ 22 लाख गतिविधियां शामिल हैं। बच्चों में मानसिक विकास के लिए शुरुआती स्टिमुलेशन पर 94 लाख 43 हजार गतिविधियां की गईं। इसके अलावा मजबूत आंगनवाड़ियों के लिए कम्युनिटी का सपोर्ट जुटाने के लिए 63 लाख एक्टिविटीज की गई। इन गतिविधियों के कारण पोषण पखवाड़ा अब एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है। ये पोषण अभियान हर घर, हर परिवार में एक स्वस्थ और सशक्त भविष्य की नींव रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। पोषण पखवाड़ा 2026 के माध्यम से सरकार का उद्देश्य साफ है कि पूरा देश मिलकर एक स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त भारत का निर्माण करे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और लेबनान के बीच जारी संघर्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जानकारी देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच चल रहा युद्ध विराम अब 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई उच्च स्तरीय बैठक में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत इजरायल और लेबनान के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने यह हिस्सा लिया। बैठक को सकारात्मक और ऐतिहासिक बताते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका लेबनान को हिजबुल्लाह से अपनी सुरक्षा मजबूत करने में मदद करेगा। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि जल्द ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन की मेजबानी की जा सकती है। ट्रंप ने इस बैठक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह क्षेत्र में शांति और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं ईरान के साथ शांति वार्ता के बेपटरी होने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई भी समझौता तभी हो सकता है जब यह अमेरिका के लिए अच्छा और उचित हो। ट्रंप का यह बयान शांति वार्ता के असफल होने और उन परिस्थितियों में आया है जब ईरान ने हॉर्मुज पर अपनी मजबूत पकड़ को दिखाने के लिए एक बड़े कार्गो जहाज पर अपने कमांडो उतारने का वीडियो जारी किया।
जबकि अमेरिका को इस वार्ता से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग कॉरिडोर के खुलने की आशा थी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि ईरान में कट्टरपंथियों और उदारवादियों के बीच कोई भेद नहीं है और सभी ईरानी क्रांतिकारी हैं। उन्होंने सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह मुस्तफा खamenei के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता पर जोर देते हुए कहा कि एकजुट होकर देश हमलावर को जवाब देगा। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान की संस्थाएं एकता, उद्देश्य और अनुशासन के साथ काम कर रही हैं और सैन्य और कूटनीतिक प्रयास पूरी तरह समन्वित है। उन्होंने दावा किया कि इजरायल की कार्रवाई ईरान को आंतरिक रूप से कमजोर करने में विफल रही है। और अब खेल की खबरों का रुख करते हैं। मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में प्राची गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा वंशिका ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में स्वर्ण पदक जीता, जबकि सेजल ने रजत पदक हासिल किया। वहीं पुरुष वर्ग में नारेन प्रणव, वनीता सुरेश ने 10 मीटर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। भारत के जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में अब तक 3 स्वर्ण पदक हो गए हैं। इसके साथ ही भारत ने कुल पदकों की संख्या 11 हो गई है, जिसमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रतियोगिता की पदक तालिका में भारत शीर्ष पर है। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को IPL में सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुरुवार को मुंबई के होम ग्राउंड पर उसे 103 रन से हराया। इससे पहले मुंबई की सबसे बड़ी हार 87 रन की थी, जो उसे 2013 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली थी। साथ ही ये चेन्नई की सबसे बड़ी जीत भी है। इससे पहले चेन्नई ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 207 रन बनाए। संजू सैमसन ने नाबाद 101 रन की पारी खेली। यह IPL 2026 में उनका दूसरा शतक रहा। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 6 छक्के लगाए। IPL में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होने वाला है। ये मुकाबला बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में 7:30 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस 7 बजे होगा। इस सीजन RCB 6 मैचों में 4 जीत और 2 हार के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है। वहीं गुजरात टाइटंस 6 मैचों में 3 जीत और 3 हार के साथ छठे स्थान पर है। टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच अब तक कांटे की टक्कर देखने को मिली है। IPL में RCB और गुजरात टाइटंस के बीच 6 मुकाबले खेले गए हैं। दोनों टीमों ने 3-3 मैच जीते हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का आज जन्मदिन है। क्रिकेट को घर घर तक पहुंचाने और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले सचिन तेंदुलकर को उनके फैंस क्रिकेट का भगवान मानते हैं। 16 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले सचिन के जीवन में 24 तारीख का विशेष महत्व है। सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन के अवसर पर उनके क्रिकेट के सफर से जुड़िए देखिए ये खास रिपोर्ट। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले हैं नया सवेरा। इस रिपोर्ट को देखिए और देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार। क्रिकेट को लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचाने वाले सचिन तेंदुलकर आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। महज 16 साल 205 दिन की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले सचिन ने 24 सालों तक अपने खेल से दुनिया भर के फैंस का दिल जीता। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने शानदार करियर में 664 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में रिकॉर्ड 34,357 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 100 शतक और 164 अर्धशतक जड़े, जबकि गेंदबाजी में भी उन्होंने 201 विकेट अपने नाम किए। सचिन ने न सिर्फ कई अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए बल्कि क्रिकेट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। यही वजह है कि फैंस उन्हें क्रिकेट का भगवान कहते हैं। सचिन तेंदुलकर का 24 तारीख से खास रिश्ता रहा है। 24 फरवरी 1988 को उन्होंने विनोद कांबली के साथ हैरी शील्ड में 664 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की, जिसने उन्हें रातों रात सुर्खियों में ला दिया। इसके बाद 24 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद टेस्ट में उन्होंने अपने करियर की पहली हाफ सेंचुरी बनाई। 24 मई 1995 को सचिन ने अंजलि तेंदुलकर के साथ विवाह किया, जो उनके जीवन का एक अहम मोड़ रहा। 24 अप्रैल 1998 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोका कोला कप के फाइनल में सचिन ने 134 रनों की यादगार पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई। वहीं 24 फरवरी 2010 को ग्वालियर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक जड़ा और इतिहास रच दिया।
सचिन की कई पारियां आज भी फैंस के दिलों में बसी हैं, चाहे वह 1999 विश्व कप में 140 रनों की शानदार पारी हो या फिर पाकिस्तान के खिलाफ अब्दुल कादिर के ओवर में लगाए गए लगातार छक्के। क्रिकेट में उनके योगदान के लिए सचिन को 1997-98 में खेल रत्न से सम्मानित किया गया और वे यह पुरस्कार पाने वाले पहले क्रिकेटर बने। 2 दशकों तक क्रिकेट जगत पर राज करने के बाद सचिन ने 16 नवंबर 2013 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपना आखिरी मैच मुंबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला। संन्यास के बाद सचिन खेल के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अपने खेल, अनुशासन और समर्पण से करोड़ों फैंस को प्रेरित करने वाले सचिन तेंदुलकर आज भी हर क्रिकेट प्रेमियों के दिल में बसे हुए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।